मुझे कि फर्टिलाइजेशन में क्या क्या हो रहा था? साइलेंस प्लीज क्लास, बोलो। यस करेक्ट, नेक्स्ट। यस ही इज राइट, जोना रिएक्शन। नेक्स्ट, सुनो ध्यान से। ओके, देन कॉर्टिकल रिएक्शन है ना, देन सिनगैमी। ध्यान सुनो एक बार, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फर्टिलाइजेशन। उसमें मैंने क्या बता दिया था कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या है? सीरीज ऑफ इवेंट्स है ना। मैंने उसमें मैं थोड़ा सा रिकैप कर ताकि आप लोग को याद रहे। उसमें क्या था मेनली कि फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने देखा था क्या? कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, जिसका मतलब क्या था? एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। इसमें क्या होता मेनली, हमारे जो स्पर्म है वो एक्टिव हो रहे थे, और उसमें क्या हो रहा था? एक्टिव होने का सेंस क्या कि उनके जो मूवमेंट है, ठीक है, वो चेंज हो रही थी। किसकी वजह से? कैल्शियम आयन की वजह से, है ना। कैल्शियम आयन एंटर कर रहे थे, देन मूवमेंट चेंज हो रही थी विप्लास मूवमेंट में। फिर क्या हो रहा था? कीमोट्रैक्शन, ठीक है। हमारी जो एग है वो फर्टिलाइजिन रिलीज कर रही थी, ठीक है, और स्पर्म के पास क्या था? एंटी फर्टिलाइजिन था, वो उसको अट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है। फिर क्या था बच्चे? फिर जाकर के जो हमारा स्पर्म है वो ओवा के पास बाइंड करता है, ठीक है। जैसे ओवा के पास बाइंड करता है, ठीक है, एक्रोसोम क्या स्टार्ट करता है? ड्रिलिंग एक्शन। 3 लेयर्स मैंने बताए थे ओवम की, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, ठीक है। फिर हाइलुरोनिक एसिड जो सेल्स अरेंज होते हैं, देन क्या था? जोना पेलिसिडा। इन तीनों को ब्रेक करने के लिए हमारे एक्रोसोम के पास 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स थे, है ना। फिर उसने ब्रेक कर लिया, देन उसके बाद सीधा क्या स्टार्ट होता है? जोना रिएक्शन। जोना रिएक्शन में एंट्री ऑफ या इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे? मेम्ब्रेन डिपोलराइज होता है, ठीक है। और क्या होता है? जोना थोड़ी हार्ड बन जाती है ना। और क्या होता है? फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था कि ओवा के अंदर, ठीक है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स थे, ठीक है। जैसे ही जोना वाली लेयर वो क्रॉस करता है, फिर क्या स्टार्ट हो जाता है? कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन में अगेन किसका वर्क है? कैल्शियम आयन का ही, ठीक है। कैल्शियम आयन एंटर करता है, ठीक है, पूरा कंटेंट उसमें मिक्स हो जाता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है? फर्दर सिनगैमी। मेल एंड फीमेल के जो प्रोन्यूक्लियाई हैं वो आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। याद आ गया सब? अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इम्प्लांटेशन। एक्चुअली फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन आपके बुक में एक ही टॉपिक में मेंशन है, ठीक है। तो कल फर्टिलाइजेशन हम लोगों ने पूरा कर लिया था, एंड बाकी का इम्प्लांटेशन बचा है, थोड़ा सा लिखना भी था उसमें। कल समझा दिया था मैंने कुछ कुछ, है ना, लास्ट में। जस्ट गिव मी 2 मिनट। हम लोग एक्स्ट्रा कवर करते हुए भी चल रहे हैं, याद रहे, ठीक है। क्वेश्चन पिछली बार मतलब नीट के प्रीवियस ईयर्स में सीधा सीधा पूछा था कि जो स्पर्म था, ठीक है, उसके पार्ट ना मैंने पढ़ाया ना, स्पर्म अपर रीजन, ठीक है, मिडिल रीजन एंड टेल पार्ट। फिर उसमें क्या था? एक्रोसोम था, न्यूक्लियस था, है ना। तो उसके पार्ट और उसके फंक्शन से सीधा सीधा क्या आया था? मैच करने के लिए क्वेश्चन आया था, ठीक है। और जो मैंने कल बताया था क्या कि जो सेकेंडरी साइट या सेकेंड पोलर बॉडी बन रही है वो कब बन रही है बच्चे?
ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के इवेंट के दौरान ही, बट बिफोर सिनगैमी न्यूक्लियस जो थे वो फ्यूज नहीं है। ठीक है, ये सब पॉइंट आप लोग याद रखना। कुछ ठीक ठाक वे में लिखवाना ही पड़ेगा। बेनिफिट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन कल हो चुका था। हेडिंग पुट डाउन करना आप लोग इन प्लांटेशन। एक मिनट देखो मैंने आपकी बुक लाई। एनसीईआरटी को लाया है, मुझे दे दो थोड़ा। आ रही हूँ वेट। बात नहीं प्लीज, बात नहीं। ये दिख रहा है पीछे, चेक करना उसमें शो हो रहा है क्या वीडियो में। आ रहा है येलो, व्हाइट से लिखना पड़ेगा। इसमें पहले थोड़ा सा हेड डेफिनेशन लिखना। क्या लिख पाऊँ तुम लोग को, मैं सोच रही हूँ। इम्प्लांटेशन ऑफ, नहीं डेफिनेशन में स्टार्ट करो, पॉइंट पर ही। अब देखो फर्टिलाइजेशन में हमारा क्या बन गया था, जाइगोट, जिसका जो क्या था डिप्लॉइड था। ठीक है, मैंने क्या बताया था, ये फर्दर डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेनली ये फिर 8 to 16 सेल स्टेज में आ जाते हैं डिवाइड हो करके। ठीक है, इस टाइम ये बंच ऑफ मलबेरी जैसे दिखते हैं, लाइक सहतूत के गुच्छे जैसे। ये स्टेज क्या कहलाती है, मोरुला।
तो मॉरुला क्या है बच्चे? 8 to 16 सेल स्टेज, ठीक है। फिर मॉरुला हमारा किस में चेंज हो जाता है? यही जो 16 सेल स्टेज ही अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं। कुछ सेल आ जाते हैं किनारे पे, ठीक है, दैट इज ट्रोफोब्लास्ट, है ना, और कुछ सेल अपने आप को बीच में अरेंज कर लेते हैं, दैट इज इनर सेल मास, ICM, ठीक है। और ये जो बीच में कैविटी रहती है दैट इज ब्लास्टोसील, CO। और ये स्टेज क्या है? और एक बात और, ये जो 16 सेल रहते हैं इनको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। ये स्टेज ब्लास्टुला। यही फर्दर क्या करता है? हमारे यूट्रस के एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट करता है, ठीक है। ये हमारा यूट्रस हो गया। कौन कौन सी लेयर रहती है? पेरीमेट्रियम, है ना, फिर मायोमेट्रियम, ठीक है, देन एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम पे कौन सा स्टेज जाकर के इम्प्लांट कर रहा है? ब्लास्टुला स्टेज, ठीक है। और क्या बताना था? ये इनर सेल मास है, यही फर्दर किसमें चेंज होता है बच्चे? आगे जाकर के एम्ब्रियो में। अब बताओ, इतनी सी बात समझ में आई? मैंने अभी तक क्या बताया कि हमारे पास क्या था? सबसे पहले जायगोट था, ठीक है। उसमें क्या हुआ? डिवीजन स्टार्ट हुआ, है ना। और मैंने कल भी बताया था क्या कि जो इम्प्लांटेशन है वो फर्टिलाइजेशन के कितने बाद का टाइम है? कितना टाइम लेता है? अप्रॉक्स 6 to 7 डेज इम्प्लांट करने में, है ना। इसमें क्या होगा बच्चे? कौन सा डिवीजन? क्यों माइटोसिस? क्यों माइटोसिस? यस, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी की कोई सेल ग्रोथ करती है उसमें कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस। ये बात हमेशा दिमाग में रहे, भूलना नहीं, गलती से भी मियोसिस नहीं कर देना, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही सिर्फ मियोसिस होता है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रहे। तो मैंने अभी तक क्या बताया कि हमारे पास जाइगोट था, ठीक है, उसमें डिवीजन स्टार्ट हुआ। कौन सा डिवीजन? माइटोसिस डिवीजन। तो ये था सिंगल सेल स्ट्रक्चर था, ठीक है। वो डिवाइड होकर के फाइनली किस में चेंज हुआ? 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मॉरुला बोल रहे हैं। फिर मॉरुला फर्दर किस में चेंज होता है बच्चे? ब्लास्टुला में। तो ब्लास्टुला में होता क्या है? जो मॉरुला की सेल्स रहती है ना 8 से 16 वाली, वो अपने आप को क्या कर लेती है? रीअरेंज कर लेती है। कुछ जाकर के कहा सेट हो जाती हैं? किनारे पे, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और कुछ आकर के बीच में अरेंज हो जाती है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? इनर सेल मास। यही जो इनर सेल मास है फर्दर जाकर के किस में चेंज होता है? एम्ब्रियो में। आई बात समझ में? यहां तक लिखना स्टार्ट करो। जाइगोट लिखना पड़ेगा क्या? ये बोल दो। जाइगोट स्टार्ट जाइगोट स्टार्ट जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग इसका मतलब माइटोसिस, ठीक है, बोलना नहीं। change into 8 to 16 सेल स्टेज। ये 3 सेल स्टेज भी आता है, ठीक है। जब ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बन रहे हैं
तो बीच में 3 सेल स्टेज भी आता है, लेकिन ये इतना पार्शियल होता है, ठीक है, कि हम इसको कंसीडर नहीं करते, ठीक। चेंज इनटू 8 to 16 सेल स्टेज known as morula. And cells are known as blastomere. This time point wise लिखना, this time they look like bunch of mulberry. अब एक बात और यहाँ कंसीडर करने वाली है ध्यान से, कि बच्चे जितना बड़ा हमारा मोरुला स्टेज है, ठीक है, सेम उसी साइज का हमारा ब्लास्टुला स्टेज भी होगा, ठीक है। इसका रीजन क्या है, सिर्फ इसमें क्या नंबर ऑफ सेल्स बढ़े और क्या उसमें डीएनए कंटेंट बढ़ा। जैसे कि जाइगोट में हमारा सिर्फ 2n था, है ना, फिर क्या हुई 8 से 16 सेल स्टेज हुआ, लाइक 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल स्टेज बन चुके किसमें, ब्लास्टुला में, ठीक है, सॉरी मोरुला में। फिर क्या है यहाँ पे लाइक 46 इसमें भी है, 46 इसमें भी है, 46 इसमें भी, 46 सब में, ठीक है, डीएनए कंटेंट, समझ रहे हो। ऐसे क्या होगा इसमें ब्लास्टुला वाले स्टेज में जितने सेल्स है ना, सब में डीएनए कंटेंट कितना है 46 46 46, लाइक 2n 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 2n, ठीक है। अब मैंने क्या कहा इसके पहले कि जितना बड़ा हमारा मोरुला स्टेज था उतना ही बड़ा हमारा क्या है ब्लास्टुला स्टेज भी है। रीजन क्योंकि बच्चे जो जोना पेलुसिडा की लेयर थी उसको स्पर्म ने सिर्फ पेनिट्रेट किया था, वो लेयर टूटी नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे अभी भी जोना पेलुसिडा की लेयर है जो क्या करता है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को बढ़ने नहीं देता है, ठीक है। लाइक सोचो कोई भी स्पेस है जिसको बाहर से बहुत टाइटली कवर किया गया है, ठीक है, बहुत हार्ड कवरिंग है, तो किसी में अगर 16 रखा है, सपोज कोई भी चीज रखी है जिसके नंबर कितने हैं 16 है, ठीक है, और दूसरे में हमने क्या रख दिया 32, समझ रहे हो, अरेंज तो दोनों हो जाएंगे। जैसे वही बात है कि 4 व्हीलर है अपने पास, 7 सीटर है, ठीक है, तो 5 जन आए, अगर बैठे तो बहुत आराम से बैठ गए, लेकिन अगर गलती से 10 लोग को भी एडजस्ट करना हो तो वो एडजस्ट हो जाते हैं ना। अब ऐसा नहीं है कि 10 लोग बैठ गए हैं गलती से या प्रॉब्लम हो रही है तो बार बार दरवाजा ही खुलता जा रहा है कि एक लोग निकलते जा रहे, एक लोग निकलते जा रहे, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे ही सेम क्या काम करती है हमारी जोना पेलुसिडा वाली लेयर, है ना, वो इतनी हार्ड होती है बच्चा कि वो क्या करती है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को बढ़ने ही नहीं देती, ठीक है। जितना बड़ा हमारा मोरुला होता है उतनी बड़ी हमारी क्या है ब्लास्टुला भी है, बात समझ रहे हो, क्योंकि लेयर सिर्फ स्पर्म ने पेनिट्रेट करी थी, तोड़ी नहीं थी। अब देखो इसमें क्या होता है, फिर फर्दर मैंने क्या बता दिया कि ब्लास्टुला में जो सेल्स है वो रीअरेंज हो चुके हैं, ठीक है, किसके मोरुला के, ट्रोफोब्लास्ट बन गए हैं किनारे वाले, जो किनारे पे अरेंज हुए हम उनको क्या बोल रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट, है ना, और कुछ सेल्स क्या हुए हैं बीच में अरेंज हुए जिनको हम क्या बोल रहे हैं इनर सेल मास। अब क्या होता है ये जो इनर सेल मास होता है, लाइक देखो ऐसे, ये क्या है अपना ट्रोफोब्लास्ट, है ना, पूरा नहीं लिखिए क्योंकि इधर बनाया हुआ है, ये क्या है इनर सेल मास। अब भाई इम्प्लांटेशन हो चुका है, ग्रोथ भी तो करेगा, है ना, ये क्या करते हैं बढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है,
जिसकी वजह से क्या होता है, जोना पेलुसिडा की जो लेयर है उस पर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो फिर एक टाइम ऐसा आता है ज्यादा प्रेशर पड़ने से, किसके, आईसीएम के। अरे भाई वो भी तो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, पैक थोड़ी रहेगा, ज्यादा होता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है तो सोचेगा ना कि मैं भी अब बाहर निकलूं, तो वो क्या करता है, बहुत ज्यादा। हालांकि अगर कहीं कहीं और भी मैं पढ़ूं या डिटेल में और बताऊं तो कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं कि जो आईसीएम है वो कुछ केमिकल रिलीज करता है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं बुक में ये मेंशन है कि फर्दर ये क्या देता है, सिर्फ प्रेशर, और केमिकल जिन्होंने बताया है केमिकल का नाम मेंशन नहीं किया है। ठीक है, अगर मुझे मिलेगा केमिकल का नाम तो मैं डेफिनेटली बता दूंगी, बट यहाँ पे फिलहाल आप लोग बस इतना जानो कि क्या होता है, जो आईसीएम है, इनर सेल मास है, वो हमारी ये देखो जोना पेलुसिडा वाली लेयर, ठीक है, इसमें क्या करता है, प्रेशर डालता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जोना पेलुसिडा की जो लेयर है वो टूट जाती है और आईसीएम, इनर सेल मास बाहर आता है। अब देखो इसी टाइम एक कंडीशन बनती है क्या, कि जैसे कि लाइक ये है पूरा आईसीएम, कभी कभी जब ये निकलता है जोना पेलुसिडा से, जब ब्रस्ट होता है जोना पेलुसिडा बाहर निकलता है, तो कभी कभी ये निकलते टाइम ही दो टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, तो उस टाइम कौन सी कंडीशन बन जाती है बच्चा, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, जो आइडेंटिकल होते हैं और जिनका सेक्स भी सेम होता है। लाइक अगर मेल है तो मेल ही, फीमेल है तो फीमेल ही। यही पे जब हमारा इनर सेल मास जोना पेलुसिडा से निकलते टाइम, हालांकि ये बहुत रेयर है बट कभी कभी हो भी जाता है। ठीक है, लाइक मिरेकल, दो पार्ट में अगर टूट जाए तो फिर क्या होता है बच्चे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। कैसे, क्यों मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, क्योंकि ये जो आईसीएम बना हुआ है वो सिमिलर जाइगोट का है। ऐसा तो है नहीं कि आईसीएम में क्या है, डिफरेंट जाइगोट से आ रहा है। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन जब जाइगोट बना था तभी हो चुका था ना, जाइगोट में हम जानते हैं एन एन मिल चुके थे, जो भी यहाँ पे होना था पूरा काम हो चुका है। अगर इसे मेल में कन्वर्ट होना था तो ये ऑलरेडी हो चुका है, ये अगर फीमेल में कन्वर्ट होना था तो ये ऑलरेडी हो चुका है। बात समझ रहे हो, तो यही तो प्रॉपर सेल जो है वो डिवाइड कर रही है, अपने आप को रीअरेंज कर रही है एंड फर्दर कन्वर्ट हो रही है ब्लास्टुला में, है ना। ब्लास्टुला की जो सेल्स फिर रीडर मास वाली थी वही क्या कर रही है, टूट रही है। बात आ रही समझ में कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्यों बन रहे हैं, क्योंकि एक ही जाइगोट के हैं सारे सेल्स, अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब जाकर के सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ हो रहा है। इसीलिए क्या होता है, जब टूटता है तो यहाँ पर मोनोजाइगोटिक ट्विंस बनते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। ठीक है, जुड़े हुए बच्चे, मेल मेल, अगर फीमेल है तो फीमेल, बिल्कुल एक जैसे दिखना, सारी चीजें बिल्कुल एक तरह से। आई बात समझ में इतनी, कोई कंफ्यूजन, तो इतने शांत क्यों, बोलो ना, या कुछ दिक्कत है तो बताओ। बॉयज कोई प्रॉब्लम अभी तक, आशुतोष कोई दिक्कत किसमें, ओके ओके ओके, मैंने क्या बताया यहाँ पे ध्यान सुनो एक बार फिर से। जो आईसीएम है जब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, आईसीएम मतलब क्या, इनर सेल मास। इनर सेल मास है क्या बच्चे, मेनली सेल ही है, बस उसने आपको रीअरेंज कर लिया है, इसलिए हमने उसका क्या कर दिया है, उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है। ठीक है, ये जब बाहर निकलता है तो कभी कभी गलती से क्या होता है, दो टुकड़ों में टूट जाता है, तब क्या कंडीशन बन जाती है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस की। क्यों मोनोजाइगोटिक ही ट्विंस हैं, क्यों उनका सेक्स भी सेम है, क्योंकि ये एक ही जाइगोट के पार्ट हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन ऑलरेडी जाइगोटिक स्टेज में हो चुकी है। आई बात समझ में, अब ट्विंस होते हैं वो फीमेल और मेल दोनों हो सकते हैं, सेक्स सेम होता है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस कैसे हो जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों। कुछ लोग हैं जैसे ट्विंस ही हैं लेकिन वो दोनों भाई बहन हैं, फिर कैसे, वो ये कंडीशन नहीं होती, हमें यहाँ पे जो जानना है वो यही है। ठीक है, वो ये वाली कंडीशन नहीं है। किसने पूछा, वाह, बाद में बताऊंगी, आगे का कवर कर ले। पॉइंट मैं बता दूंगी,
बाद में, क्लास के बाद। यहाँ पे पहले आप लोग बस इतना जानो कि इस टाइम क्या बन रहा है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस वाली सिचुएशन बन रही है, ठीक है। दिस टाइम दे लुक लाइक बंच ऑफ मलबेरी। हाँ, क्या चीज? तीन कैसे होते हैं, ये भी क्लास के बाद बता देती हूँ, अभी पहले इसके आगे का देख लो। ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आगे का देखो, उसके आगे पहले लिखो सब, नहीं तो आज ही पता चला ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा तुम लोग के डाउट के चक्कर में। बस लिखो बच्चे, उसके आगे है पेशेंस, मैं आंसर कर दूंगी क्लास के तुरंत बाद ही, डोंट वरी। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ही लिखेंगे। सेल्स ऑफ मोरुला, सेल्स ऑफ मोरुला cells of morula rearrange themselves rearrange themselves some cells arrange on outer layer known as trophoblast, known as trophoblast, and some cells arrange in middle known as inner cell mass. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, blastocyst cavity found in blastula stage. हो गया। फाइनली नेक्स्ट पॉइंट, फाइनली blastocyst become embedded
एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, क्या चीज बच्चे? ब्लास्टोसिस्ट फाइनली एम्बेडेड in the endometrium of uterus. This is known as implantation. हो गया नोन इम्प्लांटेशन। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेना फिगर। सबसे पहले 2n है ना, इसको जाइगोट फिगर मेंशन करो आप लोग भी। जाइगोट किसमें चेंज हो रहा है? 8 to 16 सेल स्टेज। डिवीजन कौन सी हो रही है? माइटोसिस है ना। दिस इज मोरुला। मोरुला किसमें चेंज हो रहा है? ब्लास्टुला में। साइड की लेयर ये फिगर मेंशन करो आप लोग भी। ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट बीच की इनर सेल मास, और ये जो खाली कैविटी या स्पेस है इसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील कैविटी है ना। और इन सेल को भी क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर। क्या बेटा? 2n यस। नहीं दिख रहा है? अरे तो बताया है तो समझ के भी तो लिख लो। जाइगोट है, जाइगोट से मोरुला स्टेज बन रही है, उसमें मेंशन कर दो आप लोग 8 to 16 सेल स्टेज। मोरुला से ब्लास्टुला बन रही है, ब्लास्टुला में सेल्स जो है रीअरेंज हो रहे हैं। साइड वाली जो सेल है आउटर लाइन पे वो ट्रोफोब्लास्ट है, बीच की सेल्स क्या है? इनर सेल मास है। और ये जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस वाली सिचुएशन थी ये एक्स्ट्रा बताया था, कहीं भी पढ़ना है नहीं। और कभी कभी 3 बच्चे होते हैं, ठीक है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 बच्चों का जो सेक्स हो वो सेम हो ना, लेकिन एक ही कारण हो, तो वो सारे क्या है? फर्दर सिचुएशन एंड कंडीशन है, ठीक है, जिनकी काफी डिटेलिंग है और उनका अलग अलग नाम भी है कि कैसे डिवीजन हो रहा, क्या हो रहा है, तब जाकर के वो कंडीशन बन रही। यहाँ पे जो कंडीशन बन सकती थी, ठीक है, वो यहाँ बताया गया है कि अगर इस तरीके से सपोज ब्रेक हो जाए इनर सेल मास का ना, तब कौन सी सिचुएशन बनेगी? तब जाकर के मोनोजाइगोटिक ट्विंस की सिचुएशन बनती है। बाकी का भी डिस्कस कर लेंगे अगर आप लोग जाना चाहोगे तो, बट क्लास के बाद, नॉट इन क्लास, क्योंकि ना ही वो अपने सिलेबस में मेंशन है ना ही नीट में आने वाला है। बट फॉर फर्दर नॉलेज बता दिया जाएगा, बट आफ्टर क्लास। ये हो गया इतना सबका। अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा? इम्प्लांटेशन पूरा कंप्लीट, ठीक है। इम्प्लांटेशन में अच्छा हाँ एक पॉइंट और मेंशन कर लो, कल आप लोगों ने नहीं मेंशन किया होगा ना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सिक्स to 7 days takes for implantation। एक पॉइंट मेंशन कर लो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन 6 to 7 days takes for implantation। अगर कल मेंशन नहीं किया होगा तो।
और मैंने क्या लिखवाया है, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट लाइन से भी आता है, ठीक है, कि इम्प्लांटेशन में, ठीक है, किसका इम्प्लांटेशन हो रहा है, कौन सी कंडीशन का। मैंने ये लाइन भी मेंशन करवाई है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है, याद रहे, वही जाकर भी क्या कर रहा है, इम्प्लांट कर रहा है एंडोमेट्रियम पे, ठीक है। तो कभी भी और कुछ मत लगा देना कि जाइगोट जाकर के इम्प्लांट करेगा, क्योंकि उसमें ऑप्शन आएंगे, जाइगोट कर रहा कि मोरुला कर रहा कि क्या कर रहा है ना। तो ये याद रहे कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वही जाकर के इम्प्लांट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हेडिंग बच्चे, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इन्हीं को बोलते हैं ये जो डिवाइड हो रहे हैं सेल्स। क्या चीज, नेक्स्ट पॉइंट बच्चा, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्लीवेज यही होता है बच्चे, जो डिवीजन होता है ना, ठीक है, क्लीवेज का सिंपल सा मीन्स ही यही है, डिवाइड होना, और कुछ उसमें नहीं है। क्लीवेज बन रहे हैं, सेल्स जो बन रहे हैं वही है सब। अब इसमें देखो क्या क्या होता है इस स्टेज में, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। हमारा फाइनली जो है ब्लास्टोसिस्ट, वो आकर कहां पे इम्प्लांट कर चुका है, एंडोमेट्रियम पे, है ना। और ये कौन सा सेल्स था ब्लास्टोला स्टेज का जो चेंज हुआ है एम्ब्रियो में, कौन सा सेल्स था जो एम्ब्रियो में चेंज हुआ है, ट्रोफोब्लास्ट की इनर मास सेल, ठीक है। तो ट्रोफोब्लास्ट अपनी बचा हुआ है ना, अब उसका ही फंक्शन है थोड़ा आगे। अब देखो जो सेल्स थी ट्रोफोब्लास्ट की, हमारा एंडोमेट्रियम कैसे है, इस तरीके से ना। जो ट्रोफोब्लास्ट वाली सेल है वो क्या कर लेती हैं, अगर प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में देखें तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेती हैं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, कौन बोल रहा है, इसमें पॉइंट वाइज लिखते चलो, बहुत कुछ नहीं देखना है, थोड़ी चीजें हैं प्लेसेंटा वगैरह मिलने देखना है, लिखते भी चलो, नहीं मैं भी भूल जाऊंगी। कोई प्रॉब्लम बच्चे, तो 12:30 बजे जाना कि अभी जाना है, यू कैन लीव। पॉइंट वाइज लिखते चलो बेटा, उनको जान दो, आप लोग लिखते भी चलो, मैं समझाते भी चलूंगी थोड़ा। ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट
हो गया, गई वो। आप लोग लिखो, ट्रोफोब्लास्ट मेक्स finger like projection makes finger like projection known as chorionic villi, known as chorionic villi. विलाई का मेनली फंक्शन क्या है? यस, राइट एंड एक्सीलेंट आंसर, कम से कम दिए तो। और कहाँ पढ़ते हैं विलाई मेनली? डाइजेशन। यस, गुड। क्या करता है विलाई का फंक्शन, क्या होता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, ठीक है। यहाँ पे विलाई क्यों बन रहे हैं बच्चे? ताकि सरफेस एरिया ज्यादा हो, मतलब इंक्रीज हो, और जो भी एक्सचेंज होना है, अभी और भी चीजें देखेंगे, लाइक प्लेसेंटा बनती है, ठीक है, फिर अम्बिलिकल कॉर्ड है इसमें ही, ठीक, कैसे क्या क्या चीजें हो रही है नहीं हो रही है। तो सबसे पहला स्टेप क्या कि कोरियोनिक विलाई बन रहा है। कौन बना रहा है कोरियोनिक विलाई? कोरियोनिक विलाई है क्या? इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कौन सी सेल से बना रही है? ट्रोफोब्लास्ट वाली जो सेल्स है वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कोरियोनिक विलाई surrounded by uterine tissue and maternal blood. Chorionic villi surrounded by uterine tissue and maternal blood. जो यूटेराइन टिश्यू होता है, ठीक है, हमारे जो यूट्रस के टिश्यू होते हैं उससे, और जो मदर का ब्लड है, मैटरनल ब्लड मतलब मदर का ब्लड, ठीक है, उससे क्या होते हैं, ये जो कोरियोनिक विलाई है वो घिरे हुए रहते हैं, सराउंड रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू, chorionic villi and uterine tissue integrate to form placenta. To form uterine tissue integrate to form placenta. नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, अब देखो इसमें क्या हो रहा है। यहां तक में सबसे पहले थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स ने क्या बना लिया? कोरियोनिक विलाई, ठीक है। कोरियोनिक विलाई मेनली है क्या? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये आकर के कहाँ अटैच हो रही है? लाइक की ऐसे, देखो इस तरीके से। अगर ये हमारा एंडोमेट्रियम है तो कोरियोनिक विलाई इस तरह से ना, इन दोनों में क्या होता है? इंटरडिजिटेशन, ठीक है। ये दोनों इंटीग्रेट होते हैं इस तरीके से, समझ रहे हो, आपस में फिक्स होते हैं। जैसे ये फिक्स होते हैं ना, और मैंने दूसरा पॉइंट क्या बताया कि ये जो है कोरियोनिक विलाई, ये किससे सराउंड रहता है, किससे घिरा हुआ रहता है? यूटेराइन टिश्यू से, लाइक यूट्रस में जो टिश्यूज प्रेजेंट है उससे, और मैटरनल ब्लड से, ठीक है। तो हमारा फर्दर ये जो कोरियोनिक विलाई और यूट्रस के टिश्यू है, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होती है? इंटीग्रेट होती है ना। जैसे ये दोनों आपस में इंटीग्रेट होती है, क्या बन जाता है? फाइनली प्लेसेंटा, ठीक है। अब व्हाट इज प्लेसेंटा? नेक्स्ट पॉइंट, प्लेसेंटा इज structural and functional unit. Placenta is structural and functional unit between fetus. Yes, unit.
प्लेसेंटा इज structural and functional unit between fetus। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है बच्चे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीटस। ठीक है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको क्या बोल रहे हैं? फीटस। आ रही बात समझ में? 1 पॉइंट और लिखो। प्लेसेंटा कनेक्ट टू एम्ब्रियो बाय अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा कनेक्ट टू एम्ब्रियो बाय umbilical cord। अब ये क्या होता है? जब बच्चे पार्चुरेशन के बाद बाहर निकलते हैं तो वी ऑल नो जो कॉर्ड रहती है वो कट होती है ना, जो नाभि में लगी होती है, नेवल में जो लगा रहता है, दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड। अब किस तरीके से ये रहता है देखो, लाइक ये हमारा डेवलपिंग फीटस है। ठीक है ना? ये उसका क्या है? दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड। एंड यहाँ क्या है बच्चे? प्लेसेंटा। और इधर क्या रहता है? मैटरनल ब्लड। ये फिगर आ रहा समझ में? ये क्या है? डेवलपिंग फीटस। ठीक है, ये क्या है? एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, तो ये क्या है? फीटस या एम्ब्रियो। फीटस की स्पेलिंग दोनों तरीके से लिखते हैं, तो कभी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड, ये हमारा क्या है? प्लेसेंटा। इधर क्या है बच्चे? मैटरनल ब्लड। अब मैंने इसके पहले क्या लिखवाया कि जो प्लेसेंटा है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किसका? डेवलपिंग फीटस का। लाइक मदर से जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, जो जो एक डेवलपिंग फीटस को चाहिए वो मदर के ब्लड से ज्यादा। कहते हैं ना कि माँ जितना अच्छा खाएगी बच्चा भी उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मदर का ज्यादा केयर करते हैं ना, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स वो लेती है वो इसी प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड के विया होते हुए कहा जाता है? डेवलपिंग फीटस के पास। ठीक है, सारी चीजें जो भी है, न्यूट्रिएंट है या ऑक्सीजन है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चा डेवलप कर रहा है तो लंग्स जो है उसके फंक्शनल हो गए। हालांकि 3 मंथ के बाद, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो लंग्स होते हैं या मेजर्स ऑर्गन जो होते हैं वो डेवलप हो गए रहते हैं। ठीक है, बाद में उन्हीं मेजर्स ऑर्गन में फर्दर क्या रहती है? बस डेवलपमेंट चलती रहती है, वो इंक्रीज होते रहते हैं, लेकिन फॉर्म फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद हो जाता है। इसीलिए क्यों बोलते हैं कि अगर आपको एबॉर्शन कराना भी है या मेडिकल टर्मिनेशन लेना है तो वो 3 मंथ के पहले सेफ होता है। ठीक है, इसका मेन रीजन एक ये भी है। क्यों? क्योंकि 3 मंथ के पहले मेजर ऑर्गन्स जो है बॉडी के वो फॉर्म नहीं हुए रहते, लेकिन आफ्टर 3 मंथ अगर आप एबॉर्ट कर रहे हो किसी भी रीजन से, सबसे पहले तो वी ऑल नो कि अगर 3 मंथ के पहले का बेबी है तो क्या मेडिसिन वगैरह भी है। हम लोग जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे तो उसमें बेसिकली हम लोग को यही सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो मेडिसिन से भी हो जाता है। मेडिसिन में मेनली कॉम्बिनेशन किसका रहता है? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का। मेन जो हार्मोन्स है उसमें प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है, लेकिन 3 मंथ के बाद काफी कॉम्प्लिकेशन रहती है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि प्लेसेंटा का काम क्या है? सब सीधा सीधा उसको डेवलपिंग फीटस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। ठीक है, डेवलपिंग फीटस प्लेसेंटा से जुड़े किससे रहता है? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। ठीक है, अब देखो अब और किसका काम करता है यहाँ पर? अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारा जो प्लेसेंटा है वर्क एज बैरियर किसके किसके बीच में? डेवलपिंग फीटस और मैटरनल ब्लड के। तभी जैसे बोलते हैं कि अगर मदर कोई है HIV पॉजिटिव है, ठीक है, तो बेबी भी HIV पॉजिटिव हो जाता है। अब ऐसा थोड़ी है बच्चे। और एक बात और भी हम जानते हैं कि जरूरी नहीं है कि ब्लड ग्रुप जो रहे वो सेम रहे मदर का और डेवलपिंग फीटस का।
इसीलिए क्या है हमारा यहाँ पे प्लेसेंटा है जो कैसे एक्ट करता है एज अ बैरियर, ताकि ब्लड कभी भी क्रॉस ना हो। ये बात हमेशा याद है कि ब्लड कभी भी मदर से डेवलपिंग फीटस में नहीं जाता है ना, सिर्फ उसके ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं ना, या एक्सचेंज ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड ऑल, वो सब किसके थ्रू होते रहते हैं, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड। इन्हीं दोनों का क्या है, मेन फंक्शन है। अगर सोचो ब्लड कभी भी जाए, मैटरनल ब्लड एंड एम्ब्रियो का ब्लड अगर फ्यूज हो तो क्या दोनों मिक्स हो जाएंगे, फिर तो बहुत प्रॉब्लम है, या तो बच्चे को प्रॉब्लम होनी है तो मदर को प्रॉब्लम होनी है, और सीधा सीधा ज्यादा इम्पैक्ट तो बच्चे पे ही पड़ेगा, है ना। इसीलिए कभी भी मैटरनल ब्लड क्रॉस नहीं करता, वहां पे जो प्लेसेंटा हमारा एज ए बैरियर वर्क करता है, ठीक है। और क्या मैंने बताया कि HIV तब भी हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि बच्चे जो वायरस है, ठीक है, HIV या एड्स किससे होता है, ह्यूमन, क्या HIV से ही होता है, ठीक है, HIV वायरस से ही होता है। जो इसका वायरस है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, ठीक है। इस वजह से जो मदर रहती है अगर HIV पॉजिटिव है तो उनका बेबी भी HIV पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमें ब्लड क्रॉस नहीं करवाना है, हमें मेनली किसको क्रॉस कराना है, वायरस को, ठीक है। और इस स्टेज में भी जो HIV है, जो वायरस है, वो क्रॉस कर जाता है। ये बात आधी समझ में, सब एक्स्ट्रा पॉइंट में है, आगे थोड़ी सी डिटेलिंग है इन चीजों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करो, यहां तक आई बात समझ में कि प्लेसेंटा बन रहा है, ठीक है, और जुड़ा किससे, अम्बिलिकल कॉर्ड से। प्लेसेंटा का और क्या काम है, थोड़ा पॉइंट वाइज लिख लो, दो तीन चीजें। लिखो द प्लेसेंटा, तुम लोग की एनसीईआरटी की लाइन है, facilitate the supply of oxygen and nutrient. एक मिनट, the placenta facilitate स्पेलिंग देखना, शायद कहीं कुछ गलत हो, ये डबल सी नहीं होगा, ये डबल आई। facilitate the supply of oxygen and nutrients to the developing fetus. हो गया। and also removes excretory product from embryo. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्लेसेंटा सिक्रेट, प्लेसेंटा हमारा क्या है, कुछ हार्मोन भी सिक्रेट करता है। लिखो यस, इसका फुल फॉर्म ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। जब इम्प्लांटेशन हो जाती है एम्ब्रियो की, ठीक है, और जब प्लेसेंटा बन जाता है बच्चे, तो उसके बाद प्लेसेंटा क्या है, कुछ हार्मोन्स रिलीज करने लगता है बॉडी में ना। कौन कौन से वो हार्मोन है, पहला जो है वो HCG है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। नेक्स्ट लिखना ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, SPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। नेक्स्ट लिखना एस्ट्रोजन, हाँ, एस्ट्रोजन एंड
प्रोजेस्टेरॉन। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है क्या, प्रेगनेंसी किट, है ना। जब इम्प्लांटेशन हो जाती है, ठीक है, और इम्प्लांटेशन के बाद प्लेसेंटा बन जाता है, उस टाइम हमारे प्लेसेंटा से मेनली 3-4 हार्मोन्स क्या होते हैं, रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें से सबसे पहला कौन सा है, एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, ये बनने लगता है और ये सीधा सीधा डिटेक्ट करता है किसका, प्रेगनेंसी का, ठीक है। वो जो किट आती है उसमें भी, तो फिर इसमें एक तो ये हमारे ब्लड में भी आ जाता है और दूसरा कहाँ, यूरिन में भी रहता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में ये बन रहे होते हैं, इसलिए इसका लेवल बढ़ा। कभी कभी जैसे किसी को पता नहीं होता है, ठीक है, लाइक उसने कोई टेस्ट कराया सपोज, जिसमें निकल गया कि आपका जो एससीजी है वो बढ़ा हुआ है। ऐसे एक केस था क्या कि एक मतलब कपल थे, ठीक है, 10 साल से मतलब वो उनकी जो मैडम थी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही थी, ठीक है, बहुत सारी चीजें रही नहीं रही, तो ऐसे ही बात हो रही थी कुछ, तो उन्होंने कोई टेस्ट वगैरह कराया था और उनको कुछ इस बारे में जानकारी नहीं थी ना, तो मैंने रिपोर्ट वगैरह देखी तो उसमें देखा क्या कि एससीजी जो है वो बढ़ा हुआ है, और उस टाइम तक भी वो बिल्कुल अवेयर नहीं थे इसके लिए कि उनकी जो मैडम है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो मैंने कहा सर इसमें तो एससीजी बढ़ा हुआ है, तो बोले तो मैम, मैंने कहा सर एससीजी बढ़ा है मतलब मैम इज प्रेग्नेंट। उन्हें बिलीव ही नहीं हुआ। सोचो 10 साल के बाद अगर किसी कपल को ये खुशी मिल रही हो तो बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। उन्होंने कोई टेस्ट वगैरह करा था जिसमें सीधा सीधा क्या था, एससीजी बॉडी में बढ़ा हुआ निकला। तो मैंने बता दिया कि सर ये सिम्टम्स हैं, मैम मे बी प्रेग्नेंट है, आप एक बार चेक करवा लो, ठीक है। तो फिर फाइनली उन्होंने वो गए अच्छे से, फिर चेकअप वगैरह हुआ, देन रिजल्ट निकला कि हाँ मैम इज प्रेग्नेंट। अब तब सीधी सीधी बात ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अगर एससीजी बॉडी में बढ़ा हुआ है तो सीधा सा मतलब क्या है कि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। दूसरा क्या बन रहा है बच्चे, एचपीएल बन रहा है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये क्यों बन रहा है, क्योंकि जब तक एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वी ऑल नो कि टोटल टाइम कितना है 9th मंथ का, ठीक है। एससीजी बनने लगा, एसपीएल बनने लगा। एसपीएल क्यों बन रहा है, ताकि हमारी जो ब्रेस्ट है, हमारी जो मैमरी ग्लैंड है वो बाद में फीडिंग के लिए प्रिपेयर हो सके, ठीक है, आफ्टर पार्चुरेशन। तो एसपीएल का फंक्शन क्या है, मेनली मैमरी ग्लैंड को क्या, मेमोरी ग्लैंड का मेनली ये कॉज करता है मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ को, ठीक है, ताकि हमारी आफ्टर पार्चुरेशन जो मेमोरी ग्लैंड है वो फीडिंग के लिए तैयार है, ठीक है। और क्या बताया मैंने बच्चे, एस्ट्रोजन बताया और प्रोजेस्टेरॉन बताया, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन क्या है, मेन प्रेगनेंसी हार्मोन। मैंने पहले ही बता दिया था क्या कि जो प्रोजेस्टेरॉन है वो इंडोमेट्रियम के रख रखाव या मेंटेनेंस का काम कर रही थी। मेंस्ट्रुअल साइकिल आप ये पढ़ चुके, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन भी बन रहा है, भाई मजबूती चाहिए ना एम्ब्रियो को, ठीक है। और एस्ट्रोजन मेनली क्या काम करता है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है उनको बनाए रहता है। लेकिन हालांकि प्रेगनेंसी के टाइम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही का होना बॉडी में जरूरी है, लेकिन जो मेन प्रेगनेंसी हार्मोन है वो क्या है, प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है, ये याद रहे। आगे बात समझ में चलोगे, फंक्शन क्लियर हुए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अरे मैं लेट भी आई हूं, अभी नहीं टाइम हुआ, अभी और लिखो, एक पॉइंट और लिखो। In later stage of pregnancy, in later stage of pregnancy, in later stage of pregnancy, relaxin is also secreted by ovary। कभी भी मैच नहीं करना, जो रिलैक्सिन सीक्रेट होता है वो मदर के ओवरी से सीक्रेट होता है, ठीक है।
रिलैक्सिन का मेनली वर्ग क्या है? प्यूबिस, सिम्फाइसिस, जिससे इजी डिलीवरी हो सके, ठीक है। ये मेनली कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है यूट्रस के, ठीक है, जिससे बेबी का इजी डिलीवरी हो सके। आई बात समझ में? ये हमेशा याद रहे कि जो रिलैक्सिन रिलीज हो रहा है वो किससे रिलीज हो रहा है? ओवरी से। लेकिन एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये चारों किससे रिलीज हो रहे हैं? प्लेसेंटा से। तो अगर मैं कहूं, सुनो सुनो ध्यान सुनो, अगर मैं कहूं कि जब इम्प्लांटेशन हो चुकी है और जब प्लेसेंटा बन चुका है, तो दैट टाइम अगर फीमेल में ओवरी या फीमेल से ओवरी हटा दिया जाए तो डेवलपिंग फीटस को कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं? वो तो पार्चुरेशन के टाइम में ना, लेकिन ड्यूरिंग गैस्ट्रेशन पीरियड जब तक फीटस डेवलप कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। क्यों? क्योंकि सारा काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? प्लेसेंटा कर रहा है, ठीक है। अब इसी में दो चीजें और पढ़नी है, क्या कि जो इम्प्लांटेशन में दो चीजें पढ़नी है या दो एक्स्ट्रा पॉइंट है। फर्स्ट इज, आप लोग स्टार बना के लिख लेना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये आया हुआ क्वेश्चन है नीट में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। हाँ, यस। इसमें होता क्या है बच्चे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो इम्प्लांटेशन हो रहा है हम सभी जानते हैं कहाँ होता है? यूट्रस में ना। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऐसा कंडीशन है जब इम्प्लांटेशन हमारा यूट्रस में या एंडोमेट्रियम में ना होकर कहाँ हो जाए? फैलोपियन ट्यूब पे हो जाए, ठीक है। दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एज एक्स्ट्रा पॉइंट मेंशन करो आप लोग। व्हेन इम्प्लांटेशन takes place when implantation takes place in any other part like fallopian tube, in any other part like fallopian tube instead of uterus, known as ectopic pregnancy। बात आई समझ में? एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है कि इसमें यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। यूट्रस के अलावा कहीं भी इम्प्लांटेशन हो सकता है, और ये भी बहुत क्या है, रेयरेस्ट कंडीशन है। तब जाकर के डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं, अगर सोचो यूट्रस के अलावा अगर फैलोपियन ट्यूब पे अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो जाहिर सी बात है एम्ब्रियो तो ग्रोथ करेगा, है ना। तो एक कंडीशन क्या बन सकती है कि जो मदर की फैलोपियन ट्यूब है वो क्या है, खराब हो जाता है ना। तो फिर डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं कि आप टर्मिनेट करवा लो या एबॉर्ट करवा लो। और इसके साथ ही साथ क्या, बहुत सारे डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। और जब अगर फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो रहा है दैट इज ट्यूबल प्रेगनेंसी। जब फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो रही है दैट इज ट्यूबल प्रेगनेंसी, याद रहे। यूट्रस के अलावा कहीं भी इम्प्लांटेशन हो रही है दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और अगर फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो रही है दैट इज ट्यूबल प्रेगनेंसी। क्लियर है? ये दोनों टर्म आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो। कल तो हालांकि नहीं है मेरा, नेक्स्ट वीक, ठीक है, नेक्स्ट मंडे। अभी तक तुम लोगों ने जितना पढ़ा है इस वाले चैप्टर में, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, क्योंकि मैं सिर्फ एक टॉपिक लास्ट का रह चुका है, ठीक है। उसमें मेनली बताना है कि हाँ ऑर्गन फॉर्म्स होते हैं, इसमें 2-3 लेयर बन जाएगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म की, ठीक है। स्टेम सेल पाया जाता है और कौन से ऑर्गन कब फॉर्म होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनोजेनेसिस का ही पढ़ना है, थोड़ा सा लैक्टेशन के बारे में, ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना है, बाकी सारा हो गया है। वो बच्चे 10 मिनट का है, मैक्सिमम 10 मिनट का है, उसमें 3-4 लाइनें बस है। ध्यान सुनो, मैं होमवर्क कुछ दे रही हूँ।
सबसे पहले तो जितना पढ़ चुके हो इस चैप्टर का उसमें का सारा प्रीवियस ईयर सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि मैं मंडे को अगर आऊंगी ना, वैसे आना ही है, आते ही मैं 10 मिनट पहले तुम लोग से क्वेश्चन करूंगी मंडे। टेलीग्राम लिंक मैंने बनाया ही नहीं है अभी तक। मेहनत लगने की बात नहीं, जिस नंबर से बनाना उसमें बैलेंस नहीं है, ये प्रॉब्लम है। मस्ती नहीं क्लास में, सुनो ध्यान से, मैं कुछ होमवर्क दे रही हूँ मंडे के लिए। मैं सीरियसली मैं फिर पनिश भी करूंगी, मैं मंडे को सारे क्वेश्चन पूछूंगी अब तक मैंने जितने करा दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा और जो डाउट होगा, जो आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, या जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, वी विल डिस्कस आफ्टर क्लास, ठीक है।